हमने बात की कि कैसे जजों के पास भगवानों वाली पावर है। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि कॉलेजियम क्या होता है और कैसे इस कॉलेजियम के बारे में ये परसेप्शन बन गई है कि वो कुछ खास जातियों और परिवारों से आने वाले एक जजों की संस्था बन गई है। अब हम बात करेंगे उस मुद्दे पे जो हाल ही में बहुत चर्चा में है, दैट इज करप्शन। दो 2010 में पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दायर करते हैं। उसमें वो ये कहते हैं कि भारत के पिछले 16 मुख्य न्यायाधीशों में से 8 निश्चित रूप से भ्रष्ट थे। ये 2000 से पहले के 16 सीजीआई की बात कर रहे थे। इतना ही नहीं, वो अपने एफिडेविट के साथ सो कॉल्ड भ्रष्ट जजों के नामों की एक लिस्ट भी लगाते हैं सील्ड कवर में। लेकिन इसके बाद भी कोई जांच या कार्रवाई नहीं होती है। इसके बाद 2015 में सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज सीके प्रसाद पर करप्शन के आरोप लगते हैं, लेकिन जस्टिस दीपक मिश्रा की एक बेंच प्रसाद के खिलाफ जांच की मांग करने वाली पिटीशन को खारिज कर देती है। एनीवे, अब जब जस्टिस मिश्रा का नाम आया ही है तो उनके बारे में भी बात करना बनता ही है। हाँ, सही पकड़े हैं, वही दीपक मिश्रा जिनके खिलाफ 4 सीनियर मोस्ट जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि कैसे वो उनको इग्नोर करके इंपॉर्टेंट मैटर्स जूनियर जजों को दे रहे थे सुनवाई के लिए। जस्टिस दीपक मिश्रा भारत के चीफ जस्टिस थे और यकीन मानिए इस महानुभाव का चैप्टर इतना बड़ा है कि इनके लिए अलग से एक एपिसोड बनाना पड़ेगा। एनीवे, अभी हम सिर्फ करप्शन की बात करते हैं। सो दीपक मिश्रा, नेफ्यू ऑफ अनदर फॉर्मर सीजीआई रंगनाथ मिश्रा, जब वकील थे उड़ीसा हाई कोर्ट में तो उनके ऊपर गलत इंफॉर्मेशन दे के गरीबों के मतलब की सरकारी जमीन हासिल करने का आरोप लगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ये पाया कि मिश्रा जी ने गलत बयानी और धोखाधड़ी से जमीन की लीज हासिल की। फिर दोषी पाए जाने के बाद उन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज की, दीपक मिश्रा से दीपक मिश्र हो गए। अब स्पेलिंग से तो यही पढ़ेंगे। एनीवे, फिर वो जज हुए, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने, हेड ऑफ द इंडियन जुडिशरी। ये खबर कारवा मैगजीन में अभी भी उपलब्ध है और ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं था। उनसे पहले के मुख्य न्यायाधीश को, कॉलेजियम के सदस्य को, पीएम को, प्रेसिडेंट को, राज्यसभा मेंबर्स को सबको चिट्ठियां भेजी गई। किसी ने कुछ नहीं किया और जस्टिस दीपक मिश्रा सीजीआई बने और फिर उन्होंने जो रायता फैलाया, भाई साहब, उनके खिलाफ भी इम्पीचमेंट का प्रस्ताव आया था वैसे, लेकिन वो पास नहीं हो पाया क्योंकि भाजपा ने साथ नहीं दिया उसमें, अलॉन्ग विद सम अदर पॉलिटिकल पार्टीज, और मिश्रा जी सीजीआई बने रहे। हालांकि मानना यह भी है कि इवन दो उनका टेक्निकली इम्पीचमेंट नहीं हुआ, फिर भी उनको वॉलंटरी रिजाइन कर देना चाहिए। मोरल ग्राउंड भी कोई चीज होती है। I mean, जब आप समाज के एक तबके का भरोसा खो चुके हैं तो क्या लॉजिक है ऐसी कुर्सी पे बने रहने का। सेवा के लिए कही जाती है वो कुर्सी, आपने उसको प्राइज्ड पोजीशन बना दिया। एनीवे, अब उनसे जुड़ी एक और कहानी बताता हूँ। उड़ीसा हाई कोर्ट के ही फॉर्मर जज जस्टिस कुद्दूसी 2017 में अरेस्ट हुए थे एक करप्शन स्कैंडल में। उन पे पैसे के बदले लोगों को सुप्रीम कोर्ट से मनपसंद फैसले दिलवाने का आरोप लगा था और जिस केस के लिए कथित तौर पे जस्टिस कुद्दूसी सेटिंग करवा रहे थे उसकी अध्यक्षता खुद जस्टिस मिश्रा कर रहे थे। हालांकि कोई सबूत नहीं है हमारी जानकारी में कि मिश्रा जी या किसी और जज ने पैसा लिया था या इस स्कीम में शामिल भी थे। लेट मी बी क्लियर हियर। एनीवे, फिर जस्टिस कुद्दूसी का मामला सुप्रीम कोर्ट के ही दूसरे नंबर के जज जस्टिस चलमेश्वर के पास पहुंचा। उन्होंने हियरिंग स्टार्ट की और हियरिंग के दौरान ही मिश्रा जी ने एक नोट भिजवाया जस्टिस चलमेश्वर कि वो उस केस की सुनवाई न करें। चलमेश्वर ने फिर भी सुनवाई की डेट फिक्स कर दी और उन्होंने अपने ऑर्डर में जस्टिस मिश्रा का नोट लगा दिया कि लो भाई। उसके बाद जस्टिस मिश्रा ने केस उनसे लेके एक दूसरे बेंच को दिया। बिल्कुल सही है, बेंच सेट करना उनका हक था मिश्रा जी का। लेकिन ऐसा क्या हो गया अगर किसी और जज ने ही केस की सुनवाई कर ली तो? ऐसा क्या था उस केस में जो इतना इम्पोर्टेंट था कि मिश्रा जी उसको अपने हिसाब से बेंच असाइन करना चाहते थे? जो जज सुन रहे थे वो भी तो सीनियर जज ही थे, जस्टिस मिश्रा के बाद सबसे सीनियर। और एक मेन शिकायत ये भी रही है लोगों की कि जस्टिस चलमेश्वर के जस्टिस मिश्रा से सीनियर होते हुए भी सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के टाइम मिश्रा जी को उनसे सीनियर बना दिया गया और जस्टिस चलमेश्वर सीजीआई नहीं बन पाए। खैर, जस्टिस दीपक मिश्रा आजकल मध्यस्थता कराते हैं
अभी अप्रैल में ही सिंगापुर सुप्रीम कोर्ट ने उनका एक मीडिएशन का डिसीजन सेट असाइड कर दिया, ये पाने के बाद कि उन्होंने ऑर्डर का बहुत बड़ा हिस्सा कॉपी पेस्ट किया हुआ था। लेकिन ये तो उनकी बहुत पुरानी आदत है, कभी मौका मिले तो द वायर पे जजमेंट बाय थेसोरस पढ़िएगा, नहीं भी पसंद हो द वायर तो भी एक बार पढ़िएगा, मजा आएगा। ये उनकी जजमेंट पे नहीं बल्कि उनकी लैंग्वेज पे है, जिसके की हम खुद विक्टिम थे, सही मानिए विक्टिम ही थे। आपको टीवी सीरीज फ्रेंड्स में जोई का लेटर याद है जो उसने एडॉप्शन एजेंसी को लिखी थी, वहीं थे दीपक मिश्रा पे। लेकिन इस द वायर के आर्टिकल के बाद अचानक से उनकी लैंग्वेज नॉर्मल हो गई। एनीवे, अब आते हैं जस्टिस रंजन गोगोई पे, जो कि उनके बाद चीफ जस्टिस बने। I Ranjan Gogoi, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, हालांकि ये भी थे जस्टिस मिश्रा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जस्टिस गोगोई असम के पूर्व मुख्यमंत्री केशव चंद्र गोगोई जी के पुत्र थे। ये अक्टूबर 2018 से नवंबर 2019 में सीजीआई रहे और इनको राम मंदिर के जजमेंट के लिए जाना जाता है। रंजन गोगोई के खिलाफ 2019 में एक सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगा। पता तो होगा ही आपको, आरोप सुप्रीम कोर्ट की ही एक पूर्व महिला कर्मचारी ने लगाया था। आरोप के तुरंत बाद जस्टिस गोगोई ने खुद आनन फानन में इस मामले का संज्ञान लिया, सुओ मोटो, ये कहते हुए कि मामला सुप्रीम कोर्ट पे एक ऑर्गेनाइज्ड हमला था। केस का टाइटल भी रखा गया, इन रिगार्ड मैटर ऑफ ग्रेट पब्लिक इंपॉर्टेंस टचिंग अपॉन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, जिसकी सुनवाई करने वाले बेंच में गोगोई भी थे। और ये मामला शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी वाले दिन लिया गया। इतनी अर्जेंसी, हालांकि केस की सुनवाई के बीच में ही वो हट गए, लेकिन विवाद तो करवा ही लिया खुद के केस में जज बन के। खैर, 2 दिन बाद उन्होंने एक कमेटी का गठन किया इस मामले की जांच के लिए, जिसमें से भी एक जज ने बाद में खुद को अलग कर लिया क्योंकि उन पे गोगोई के नजदीकी होने का दावा हुआ था। एनीवे, आखिर नई कमेटी ने गोगोई जी को क्लीन चिट दे दी और रिपोर्ट को पब्लिक करने से भी मना कर दिया। बहुत कुछ हुआ इस मामले में। खैर, चलिए मान लिया गोगोई जी का ये कहा कि केस न्यायपालिका को टारगेट करने के लिए, डिफेम करने के लिए था, उसकी स्वतंत्रता को कर्टेल करने की साजिश थी। अब साजिश सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं होगी तो क्या मेरे जैसे जर्नलिस्ट के खिलाफ होगी? फिर भी यहाँ कुछ सवाल है। जब आरोप उनके खिलाफ था तो उनको क्या जरूरत थी बेंच पे रहने की, और जब वो निर्दोष साबित हुए तो रिपोर्ट को पब्लिक करने में क्या दिक्कत थी? एनीवे, उनकी ही बनाई कमेटी ने उनको क्लीन चिट दे दिया और जब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया तो मैं कौन होता हूँ उसको क्वेश्चन करने वाला, है ना? लेकिन जब वो निर्दोष थे तो गलत आरोप लगाने वाली महिला पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अरे कोर्ट ने तो उसको वापस जॉब पे भी रख लिया बाद में, मतलब कि उसका कंप्लेंट फर्जी नहीं था। बाकी सब चीजों को हटाइए, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से रंजन गोगोई के सेक्सुअल हरासमेंट केस को डील किया वही बताता है कि क्यों कॉलेजियम अपने उद्देश्य से भटक गया। एनीवे, इस रायते के 6 महीने बाद गोगोई जी ने अयोध्या पे आदेश दिया और फिर रिटायर होने के बाद राज्यसभा चले गए। और ये वो महानुभाव है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रहते हुए सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व जज के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट शुरू कर दिया था, उनसे माफी मंगवा दी थी। इतने नियमों का पालन करने वाले थे, लेकिन जब खुद की बारी आई तो ये दुग्गल साहब बोले। लेट्स लीव इट देयर फॉर नाउ। एक और जज थे राजस्थान हाई कोर्ट के, जस्टिस महेश चंद्र शर्मा, जिन्होंने 2017 में कहा कि मोर्निंग सेक्स नहीं करती बल्कि मोर के आंसू पी के प्रेग्नेंट हुई। उन्होंने गौ हत्या के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की मांग की और केंद्र सरकार को गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की सलाह भी दी, वो भी कॉलेजियम की प्रोडक्ट थी। अभी दिसंबर में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव ने विश्व हिंदू परिषद की एक इवेंट में मुसलमानों को कठमुल्ला कहा था और भाजपा के बटेंगे तो कटेंगे के नारे को भी रिपीट किया और ये भी बताया था कि कैसे भारत मेजोरिटी के हिसाब से ही चलेगा, वो भी कॉलेजियम के ही प्रोडक्ट। अभी अगस्त लास्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के फॉर्मर जज जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर, जो मई 17 को रिटायर हुए, उनके बारे में कुछ बहुत अच्छी बातें कही। एक्चुअली हुआ ये कि उनकी एक अक्टूबर 2024 की जजमेंट के बारे में सीजेआई ने एक पक्ष के लॉयर के व्यूज पूछे तो उस लॉयर ने कहा कि हाँ, ठाकुर साहब की कुछ जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था। तो इस पे सीजेआई ने पलट के कहा कि कुछ नहीं, उनकी सारी जजमेंट्स जो भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की गई वो पलट दी गई। और उसके बाद सीजेआई ने ऐड किया, फॉर्चुनेटली ही हैज डेमिटेड ऑफिस। फॉर्चुनेटली बताइए, सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं कि भला हो उनसे जान छूटा, लेकिन जहां सीजेआई जान छुड़ाने की बात कर रहे हैं वहीं इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मामला जस्ट आया था मार्केट में।
जस्टिस विपुल एम पंचोली का। उनका अभी अभी सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन हुआ है और जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जब जस्टिस पंचोली के एलिवेशन पे डिस्कशन हो रहा था 5 जजों की कॉलेजियम में, तो एक जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कड़ी असहमति जताई। उनका कहना था कि जब 2023 में जस्टिस पंचोली का गुजरात से पटना हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया तो वो सीरियस एंड ग्रेव रीजंस के चलते हुआ था और उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब जनता तो ये भी जानना चाहती है कि वो क्या रीजंस थे उस ट्रांसफर के, और ये भी नोट करने वाली बात है कि पंचोली जी का जो पटना ट्रांसफर था वो एक लंबे गतिरोध के बाद हुआ था। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन इशू करने से पहले कॉलेजियम का प्रस्ताव 9 महीने से ज्यादा वक्त तक पेंडिंग रखा था। वकीलों के एक ग्रुप ने ट्रांसफर का विरोध किया था जबकि दूसरे ने इसका खुल के समर्थन किया। सच में काफी कंट्रोवर्शियल रहा था इनका गुजरात से ट्रांसफर। और तो और सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस किशन कौल की बेंच ने उस समय कई बार सरकार को ये चेतावनी दी थी कि ट्रांसफर को रोकना कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल मेजर्स को इनवाइट कर सकता है जो केंद्र सरकार के लिए कड़वे होंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से जस्टिस नागरत्ना का नोट कहता है कि जस्टिस पंचोली को प्रमोट करने का विचार पहली बार 2025 में आया था। इसी साल उन्होंने तब भी इसका विरोध किया था और उन्होंने यह भी बताया कि जस्टिस विक्रमनाथ ने भी उस वक्त आपत्ति जताई थी। हालांकि तब जस्टिस पंचोली को रोक के जस्टिस निलय अंजारिया को सुप्रीम कोर्ट भेजा गया था। जस्टिस अंजारिया उनसे सीनियर थे। अभी भी जस्टिस पंचोली 50 से ज्यादा सीनियर जजों को बाईपास करके सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, जिनमें 3 वुमेन जज भी थे। और पंचोली जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनेंगे। एक तरह से देखा जाए तो जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस पंचोली में काफी सारी समानताएं हैं। विवादित पास्ट, सीनियरों का बाईपास करना, सीजीआई बनना, गवर्नमेंट का चहेता होना। देखना है कि और क्या क्या मिलता है मिश्र जी से। एनीवे, तब सरकार ने 9 महीने लगाए थे जब गुजरात से हटाना था इनको। अभी सुप्रीम कोर्ट लाना था तो 2 दिन में क्लियर हो गई फाइल, है ना गजब। खैर, सरकारें तो होती हैं करप्ट, इसीलिए तो उनको 5 साल में बदलने का ऑप्शन है। लेकिन ये जो पंचोली साहब से सरकार का इतना प्यार है, उससे एक सवाल तो उठता है कि जस्टिस नागरत्ना के डिसेंट के बावजूद 50 से ज्यादा सीनियरों को बाईपास करके विवादित पास्ट होने के बावजूद जस्टिस पंचोली का सुप्रीम कोर्ट में जो एलिवेशन है वो क्या सरकार के दबाव में लिया गया फैसला है? हो सकता है। नोटिफिकेशन आने के दिन ही जस्टिस मदन बी लोकुर ने बताया कि किस तरह से सरकार ने जस्टिस मुरलीधर को दिल्ली हाई कोर्ट से बाहर भेजने के लिए दबाव बनाया था कॉलेजियम, जब ये कॉलेजियम की पार्ट कई बार बनाया। कहीं ये वैसे ही दबाव में लिया गया फैसला तो नहीं है। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि कहीं ये सीजीआई के भतीजे को जज बनाने का कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है, क्योंकि हाँ या ना तो कॉलेजियम ही जानती है, हम तो बस गैसिंग कर सकते हैं, जो कि करना नहीं है। आई डेस्परेटली होप दैट इट इज नॉट। लेकिन अगर ऐसा है सरकार का दबाव, तो ये तो निहायत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आपकी कॉलेजियम का सारा बेसिस तो यही है ना कि आपको सरकार के दबाव से अलग रखना जरूरी है। और अगर आप फिर भी सरकार के कहीं पे ही काम करेंगे, अगर कर रहे हैं, तो आप फिर किस लिहाज से कॉलेजियम को जस्टिफाई कर रहे हैं? अभी अगस्त 27 को कुछ ही समय पहले सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए जस्टिस अभय एस ओका ने कहा कि हमें जरूर जानना चाहिए कि जस्टिस नागरत्ना का डिसेंट किस बात पे था। इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। प्लीज बताइए कि क्या हुआ था इस मैटर में। हिंदी में एक कहावत है कि खुद की इज्जत खुद के हाथ होती है। चलिए, आपने नागरत्ना के विरोध को इग्नोर कर दिया, लेकिन जब इतना रायता फैल चुका है तो ये तो बता दीजिए कि उनको क्यों उनसे इतने ज्यादा सीनियर जजों को बाईपास करके सुप्रीम कोर्ट भेजा गया। जब इंदिरा गांधी ने बाईपास किया तो इतना हल्ला होना भी चाहिए था, लेकिन आपका सीनियरिटी बाईपास करना इतना नॉर्मल क्यों है? ऐसा क्या टैलेंट है पंचोली जी? हो सकता है कुछ लोगों का काम इतना गजब का होता है कि उनको लाइन में आगे करना पड़ता है। जैसे अगर जस्टिस कृष्ण अय्यर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया होता तो बहुत बढ़िया होता। मेरी नजर में ये बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन तब आपने रूल ऑफ सीनियरिटी फॉलो किया। बहुत बढ़िया, बिल्कुल करना चाहिए था। अभी नहीं कर रहे हैं तो हमको कम से कम ये तो बता दीजिए कि ऐसा क्या गजब का तीर मारा है पंचोली जी ने। जस्टिस अय्यर का तो कोई भी बता सकता है। एनीवे, अभी आप सोच रहे होंगे कि करप्शन की बात की और जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके घर से बड़ी अमाउंट में कैश मिला, उनकी बात ही नहीं की, तो उनकी बात करने का कोई लॉजिक है नहीं मेरी नजर से। काफी सारी चीजें आपको पता है ही कि कैसे होली के दिन उनके घर से बोरियों में भर के आधे जले 500 के नोट बरामद हुए थे। सूत्र बता रहे थे कि लगभग 15 करोड़ थे। वही सूत्र जिन पे ज्यादा भरोसा करना नहीं चाहिए। फिर सीजीआई को जो करना था उन्होंने किया ही। मेरी नजर से इसमें उनको दोष नहीं दिया जा सकता। काम करने से रोक रखा ही है, जिसको बाकी की जॉब्स में सस्पेंड करना बोलते हैं। फायर कर नहीं सकते क्योंकि अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ है, बाकी इंक्वायरी हो ही रही है और ये कभी निकल के आएगा नहीं कि पैसा कहाँ से आया था, किसका था, कहाँ जाना था। हालांकि जिनको पता होना चाहिए उनको पता है ही, तो इस पे क्या ही बोला जाए।
लेकिन इन सब पे इतना तो जरूर कहना बनता है कि आपको तो संदेहों से परे होना था। आप तो हमारे जैसे ही निकले, हम भारत के लोग। और अगर बुरा ना माने तो इससे अच्छे तो आप तभी थे जब जनता आपको अपॉइंट करती थी। ये बिल्कुल सही है कि न्यायालय की स्वतंत्रता बरकरार रहनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, आपने जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को खारिज कर दिया, अपने ही केस में जज बन गए, लेकिन कोई नहीं, अगर वो होता तो हम अभी सांसदों को ब्लेम कर रहे होते, बीजेपी को, कांग्रेस को ब्लेम कर रहे होते। लेकिन जजों की अपॉइंटमेंट और प्रमोशन का जिम्मा तो आपने खुद पे ले रखा है, हक से ले रखा है, अच्छी बात है। लेकिन कॉलेजियम की कमियां तो खुल के दिख ही रही है, और ये कमियां आप में जनता का भरोसा भी कम कर ही रही हैं। एक वक्त था, नॉट सो लॉन्ग अगो, जब लोग आंख बंद करके कोर्ट पे भरोसा करते थे। कोर्ट ने ये कहा, अब तो कोर्ट भी कह रही है, क्या आप कोर्ट से ऊपर हैं? और यकीन मानिए, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के खौफ से नहीं था, लोगों को सच में वो भरोसा था। रिमेम्बर यूपीए एरा, और उससे भी पहले जब जस्टिस एचआर खन्ना ने सरकार के सामने झुकने से इनकार कर दिया था, तो लोगों ने उनको डेमीगॉड बना दिया। आज लोगों को एएन रॉय पता हो ना हो, एचआर खन्ना जरूर पता है, उनका नाम लोग शिद्दत से लेते हैं, लेना भी चाहिए। लेकिन आज अगर सिमिलर कन्फ्रंटेशन हो जाए जैसा इंदिरा गांधी सरकार में हुआ था, आपको लगता है कि जनता आपके साथ वैसे ही होगी? सोशल मीडिया खोल के देख लीजिए तो आपको भी नहीं लगेगा, और ये बहुत ही खतरनाक है। जनता का आप में भरोसा खो देगा। लेकिन सच मानिए, लोगों में जुडिशरी को लेके डिससेटिस्फेक्शन बहुत है, हालांकि वो कुछ बोल नहीं सकते। आपका ट्रू इंडियन वाला कमेंट अगर किसी बीजेपी के लीडर ने किया होता तो कांग्रेस ने क्या हाल किया होता उसका। लेकिन आपको तो खुल के कुछ बोल भी नहीं पाए। ऑल दे सेड कि जज नहीं बताएंगे कि कौन असली भारतीय है और कौन नहीं। इस मैटर पे ऑपोजिशन पार्टीज ने एक मीटिंग बुलाई थी, लेकिन मीडिया को बस इतना ही बताया कि मीटिंग हुई थी। क्या हुआ इस मीटिंग में ये भी नहीं बोल पाए। इतना खौफ है आपका, लेकिन गुस्सा तो है, कुछ नहीं बोल सकते, इसीलिए और भी ज्यादा है। पॉलिटिशियंस को तो जितना मन हो क्रिटिसाइज करो, और फिर हर 5 साल में एक बार वोट देने का भी ऑप्शन है। लेकिन आपके अगेंस्ट तो डिसकंटेंट पाइलअप ही होते जा रहा है। जब डीवाई चंद्रचूड़ का क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुआ आफ्टर रिटायरमेंट, तो जो लोग पहले उनका जी खोल के सपोर्ट करते थे, उन्होंने भी साथ छोड़ा। इनफैक्ट उन्होंने ही ज्यादा बोला। ये है डिससेटिस्फेक्शन, और इस डिससेटिस्फेक्शन का फायदा उठा के क्रिटिसिज्म के बीच में कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स गाली गलौज करने लगते हैं, जजों के खिलाफ हिंसा भड़काने लगते हैं, और उनको इस पे सपोर्ट करने हजारों लोग आ जाते हैं, और इससे इन्फ्लुएंस होके कोई हरामखोर सीजेआई पे जूता चला देता है। बहुत अच्छी बात है कि गवई जी ने माफ कर दिया, महान इंसान माफ ही करता है, लेकिन ये जूता के अलावा किसी दिन कुछ और भी हो सकता है। और अगर इस पे लगाम नहीं लगी तो देश के सारे जजों को ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है आने वाले टाइम में, स्पेशली निचली अदालतों में। तो एक डेटरेंस तो अभी ही सेट करने की जरूरत है। एनीवे, कमिंग बैक टू व्हाट इज टू बी डन, इस डिससेटिस्फेक्शन के लिए संसद को तो ब्लेम कर नहीं सकते, वो तो आप ही को करेंगे ना। सरकार की शिकायत लेके आपके पास आते हैं, आपकी शिकायत लेके तो कहीं जा भी नहीं सकते। इसीलिए पार्लियामेंट फिक्स होना हो, जुडिशरी की कमियां दूर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका फेल्योर हमारी डेमोक्रेसी का फेल्योर होगा, और डेमोक्रेसी कैन नॉट सर्वाइव विद अ फेल्ड जुडिशरी। जुडिशरी के एब्सेंस में कोई भी सरकार वो तानाशाह बन ही जाएगी। मैं खुद बन जाऊंगा, पावर चीज ही ऐसी होती। इसीलिए आपका फ्लॉलेस होना जरूरी है। कम से कम फ्लॉलेस दिखना तो मस्ट है ही। पहले आपकी कमियों से फर्क नहीं पड़ता, दिखता ही नहीं था, अब पड़ता है। सोशल मीडिया के आने के बाद से और भी ज्यादा लोग नोटिस करने लगे हैं, और ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। कोई तो नया सिस्टम चाहिए ही, इसमें दो राय तो है नहीं। कोई तो सिस्टम बनाइए, आप ही बनाइए, ताकि आप कुछ खास परिवारों और जातियों से आने वाले पुरुषों की संस्था से हट के आम लोगों की संस्था बन सके, ज्यादा अपराइट जज ला सके। इलेक्शन कमीशन टाइप की कोई इंडिपेंडेंट संस्था बनाइए, आप ही अपॉइंट करना इस कमीशन के मेंबर्स को, ताकि वो भी सरकार का पपेट न बन जाए। लेकिन एक रोबस्ट सिस्टम तो चाहिए ही, जिसमें कॉलेजियम के 5 जजों के ऊपर सारा जिम्मा न हो। वैसे भी आपके पास बहुत काम है, पेंडिंग केसेस, एडमिनिस्ट्रेशन, लीगल सर्विसेज एटसेट्रा, आप ही मॉनिटर करना, जरूर करना। यूपीएससी में लाख बुराइयां हैं, लेकिन ये जनरल भरोसा है कि इसमें तो टैलेंट वाले ही आए, उसमें तो सेटिंग हो ही नहीं सकती। पता नहीं होती है कि नहीं, लेकिन आम जनता तो यही मानती है कि बिल्कुल नहीं होती। आप भी कुछ वैसा ही भरोसे वाला बनाइए, बाकी तो जो है सो है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, होप आई अर्न दैट प्रिविलेज। और प्लीज अपनी राय कमेंट्स में बताइएगा, और सब्सक्राइब एंड लाइक भी कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजों पे बात करना है। सो फिर मिलते हैं।